हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान। आज जनरल साइंस में केमिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर हम आप सबके लिए स्पेशल क्वेश्चन आंसर सीरीज की पार्ट की शुरुआत करने जा रहा हूं। इनमें सारे क्वेश्चन आंसर हिंदी में होंगे, सारे डिस्कशन हिंदी में होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि विद्युत रूप से परमाणु क्या है। आपको हमने परमाणु के बारे में पहले ही लेक्चर में बता चुका हूँ। तो परमाणु में क्या है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होते हैं और वे चारों तरफ न्यूक्लियस के चक्कर लगाते हैं। तो किसी भी एटम में जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वे अगर विद्युत रूप से पूछा जाए तो एक दूसरे से न्यूट्रल होकर, मतलब कैंसिल होकर ये क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। तो पहला का आंसर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि जितने ही इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं। तो अल्फा किरणों में आपको बता चुके हैं हीलियम नाभिक होता है, जिसमें टू न्यूट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं और 4 नाभिक मास होते हैं। जो हीलियम नाभिक है उसी को हम अल्फा किरण के रूप में जानते हैं। आगे चलते हैं अगली क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप निम्नलिखित के फलन के रूप में तत्व गुणधर्म पर आधारित होता है। मतलब जो आपका आवर्त सारणी है वो किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है, मतलब वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर एक परमाणु दूसरे परमाणु के जो बगल में होते हैं परमाणु द्रव्यमान के रूप में होते हैं, कि परमाणु आकार के रूप में होते हैं, कि परमाणु संख्या के रूप में हम पूरे आवर्त सारणी में एलिमेंट को रखे हुए हैं। तो हम देखते हैं पहले कि आवर्त सारणी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। पहले बच्चों इसको जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। तो आवर्त सारणी की जो शुरुआत हुई थी वे सबसे पहले जर्मन रसायनज्ञ थे, जिनका नाम जॉन डॉबे राइनर था। जिनका नाम बच्चों जॉन डॉबे राइनर था, या जॉन डॉबे राइनर, और वे सन 1800 में इसकी शुरुआत किए थे। इसके बाद और सारे साइंटिस्ट भी आए थे, जैसे कि मैं आपको नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ उनमें से कौन कौन से थे। दूसरे जो आए थे आपके AEBD चैन कोरटोइस थे। दूसरे जो आए थे वो भी क्या बोले थे, परमाणु भार के रूप में क्रम में व्यवस्थित किए थे। और वे जो साड़ी बनाए थे वृत्ताकार साड़ी बनाई थी, इन्होंने वृत्ताकार साड़ी बनाई थी। उसके बाद जो आए थे अगले साइंटिस्ट जो आए थे वे आपके अंग्रेज़ रसायनज्ञ थे। उनका नाम था जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड था। बच्चों उनका नाम जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड था। उन्होंने अष्टक नियम को दिए थे। वे भी क्या किए थे, एटॉमिक मास पर ही अपना बताए थे, एटॉमिक मास पर ये भी निर्धारित किए थे। फिर उसके बाद आपके आए थे रूसी रसायनिक थे दिमित्री मेंडलीफ आए थे। इनका पूरा नाम दिमित्री मेंडलीफ है। और एक जर्मन रसायनिक थे लोथर मेयर थे। इन दोनों ने आवर्त सारणी को विकसित करने में अधिक सफलता पाई हुई थी। इसके बाद जो ये भी एटॉमिक मास के ही रूप में, मतलब परमाणु भार के रूप में ही उसको व्यवस्थित किए थे। लेकिन बाद में आपको बता दें बच्चों, आगे जाकर हेनरी मोजले ने पाया कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है। इसलिए दीर्घ आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम उसी के किसी परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित है। चौथा क्वेश्चन क्या है,
सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सोडियम क्लोराइड मतलब आपको पता है NaCl होता है। NaCl वैद्युत संयोजक बंध, मतलब इसको वैद्युत संयोजक बंध बोलते हैं या आयनिक बंध भी बोलते हैं, आयनिक बंध भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या है, Na होता है, Na एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, और Cl जो होता है एक इलेक्ट्रॉन को, Cl जो है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आता है। तो एक दोनों पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कारण जुड़े रहते हैं, इसलिए यहाँ पर वैद्युत संयोजी बंध का निर्माण होता है NaCl, जैसे एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड में पूछा हुआ था। क्योंकि बच्चों सोडियम 11th इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं, और लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है 3s1, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने पर उसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जिससे वो स्टेबल न्यूक्लियर बन जाता है। और Cl के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे वह एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करके अपना भी ऐड कर लेता है, और वो भी स्टेबल न्यूक्लियर हो जाता है। इसलिए इन दोनों के बीच में वैद्युत संयोजक बंध का निर्माण होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है इसमें कि सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण है। सहसंयोजक यौगिक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है, और इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से सहसंयोजक यौगिक बनता है। तो KCl यहाँ पे देखो KCl में K+ Cl- है, ये तो आपका वैद्युत संयोजक बंध के रूप में हो गया। BaO ये भी आपका Ba2+ O2- फार्म बना हुआ, ये भी आपका वैद्युत संयोजक है। CaCl2 आपका क्यों बच्चों वैद्युत संयोजक बंध जो बनता है, एक आपका S ब्लॉक से रहेगा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, और एक आपका P ब्लॉक से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट होते हैं, जिसे आपके ऑक्सीजन के फैमिली के और फ्लोरीन फैमिली के ये सब तत्व रहते हैं। अगर ऐसा आपको दिखे तो आप समझ लेना वहाँ पे कौन से वैद्युत संयोजक बंध वहाँ पे होंगे। अगर और ऐसा ऑप्शन यहाँ पे CaCl3, जहाँ पे आपको हाइड्रोजन भी मिल रहा है, क्लोरीन भी मिल रहा है, और कार्बन भी है। इसमें बच्चों देखो कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट नहीं है, और कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वे 4 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन और 3 Cl से मिलकर इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करते हैं, जिससे वे क्या बनाते हैं? सहसंयोजक बंध बनाते हैं। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन इसमें ऑप्शन C सही हो जाएगा। इसको हम करके आपको दिखा दे रहे हैं कैसे ये बनता है। बच्चों देखो CHCl3 है ना, CHCl3 है, तो हम CHCl3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देख लो यहाँ पे C है, तो C के 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो बच्चों देखो एक हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसका लेकर अपना 2 पूरा कर लिया ये, और एक Cl यहाँ पर जब आएगा तो इसके पास 7 होते हैं, एक यहाँ 2 3 4 5, यहाँ पे हो गए 6 7, 7 यहाँ पे हो गए। ऐसे एक Cl यहाँ पर आएगा, इसके भी 7 होंगे। ऐसे यहाँ पे एक Cl आएगा, इसके भी 7 लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन 7 है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका लेकर ये अपना ऐड करेगा, और ये भी अपना ऐड करेगा पूरा वैलेंस, और ये भी ऐड कंप्लीट कर लेगा। अब देखो ये भी 8 हो गया, ये भी 8, ये भी सभी स्टेबल हो गए, और हाइड्रोजन भी 2 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब जो कार्बन का 4 था वैलेंस सेल में, अब कार्बन क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन एक दिया था, इसका एक ये भी लेगा, इसका भी एक ये लेगा, इसका भी एक लेगा, और इसका भी एक। मतलब यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से। कितने? 4, कितने? 2 2 4 2 6 2 8, इसके भी 8 कंप्लीट हो जा रहे हैं। इसलिए वह इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से सहसंयोजक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता। पहले बच्चों आपको ये जानना जरूरी है कि फेरिक कब बोलते हैं, फेरस कब बोलते हैं। बच्चों अगर Fe पर ऑक्सीडेशन आपको दिखे, Fe पर +3 दिखे, अगर Fe हमारा +3 दिख रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? फेरिक बोलेंगे। और यदि हमारा Fe+2 फॉर्म में दिखे, इसको फेरस बोलेंगे। तो इसको समझ लेना, फेरिक इसको फेरस बोलेंगे। हायर किसी भी एलिमेंट का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या बोलते हैं? हम फेरिक से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके लोअर एक जो होता है उसको फेरस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक ऑक्साइड हम कैसे बनाएंगे बच्चों? देखो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड हम कैसे बनाएंगे? Fe हमें पता चल गया, Fe3 है यहाँ पे,
क्योंकि फेरिक है आप आंसर तो अब यहीं से आपका सही हो गया ए, लेकिन हम बता देते हैं कैसे बनता है आपका ये। और ऑक्साइड हमेशा 2 चार्ज होता है ऑक्सीजन पर, तो ऑक्सीजन पर 2 हो गया, 2 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन Fe के पास जाएगा और ये 3O के पास आएगा, तो यहाँ आपका Fe2O3 का निर्माण होगा। तो अब समझ लें फेरिक आयन है, तो फेरिक आयन में Fe हमेशा +3 फॉर्म में रहेगा, तो आपके लिए आपका आंसर ए सही होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा कण अस्थाई है? अस्थाई कण है बच्चों, इसको अच्छे से समझ लो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पदार्थ के जो होते हैं अस्थाई मूलकण होते हैं, ये अस्थाई होते हैं। और आपके जो पॉजिट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉनो होते हैं, एंटी न्यूट्रॉनो होते हैं और मेसान, ये सभी अस्थाई कण होते हैं। ये सभी जितने होते हैं अस्थाई कण होते हैं। ये हमेशा लगभग हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा कि ऑप्शन ऐसे दे देगा 4 ऑप्शन, इसमें से पूछेगा कौन से अस्थाई कण है, कौन से अस्थाई कण है, जिसमें हमेशा ध्यान देना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये आपके परमानेंट पार्टिकल्स होते हैं और टेम्पोररी पार्टिकल्स में आपके पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनो, एंटी न्यूट्रॉनो और मेसान आदि आते हैं। तो इसमें ऑप्शन पूछा आप कौन सा है अस्थाई। अस्थाई में आपके देखो 4 दिए हैं, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनो, एंटी न्यूट्रॉनो, तो इसमें ऑप्शन जो किया दिया है न्यूट्रॉनो, तो डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा समभाज्य यूनिट है। तो रासायनिक यौगिक की यौगिक हमेशा अणु से ही मिलकर बनता है, तो अणु बनेगा तभी तो यौगिक बनेगा। तो सबसे छोटा यूनिट किसका हुआ? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट कौन सा होगा? अणु हो जाएगा। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन 9, रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है। देखो रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी चीज़ प्रभावित होती है? तो देखो आपका ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन पहले चेक करो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बच्चों ध्यान देना कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं, और जो बच्चा इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो हमेशा भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपना लेते हैं। इसमें समझ ऑप्शन इसलिए आपका ए सही होगा, क्योंकि न्यूक्लियस रासायनिक अभिक्रिया में या केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियस का पार्टिसिपेशन नहीं होता। जो पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैंसिल हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैंसिल तो इलेक्ट्रॉन आपका आंसर सही हो जाएगा। जो देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पूछा रहा है इसमें कि हाँ जो क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्यों उसमें सुविलायक हो जाता है? बच्चों देखो इसका रीज़न जो है आपका, क्योंकि इसका बेहद इम्पॉर्टेंट द्विध्रुवीय आघूर्ण डायपोल मोमेंट अधिक होने के कारण इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत अधिक होता है। बच्चों जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत अधिक होता है वो बहुत अच्छा सुविलायक माना जाता है, जिस कारण या जिससे क्या होता है बच्चों, जिस कारण यह आयनिक लवण में उपस्थित आयनिक बंधों को कमज़ोर कर देता है। जो आयनिक बंध उसमें होते हैं पहले से उसको कमज़ोर कर देता है, इसलिए वह अच्छे से सुविलायक हो जाता है। इसका मतलब कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन जिसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा कि पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम की परिस्थिति ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों पहले आपको परसेंटेज निकालना आता ही होगा, कोई भी इसे अगर हम कहें कि आप 100 में से कितना नंबर पा रहे हैं, जैसे 100 में से 30 नंबर आप पाए हुए हैं, इसका परसेंटेज निकालो, तो आप तो ईजी आप जानते ही हैं क्या करेंगे, 30 को मल्टीप्लाई इंटू 100 डिवाइड बाई 100। पहले तो जितना बच्चों देखो पहले जितना तो आपका जो पूर्णांक पहले यहाँ पर देखो, ये आप इतना पाए थे 30 और आपका जो था पूर्णांक 100 का था, तो आप 30/100 करेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 30। तो आपका आंसर क्या जाएगा 30%। बस जैसे आप परसेंटेज निकालते थे ऐसे इसी में करना है। इसमें देखो करना क्या होता है आपका पोटेशियम का दे दिया, आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसका जो एटॉमिक मास दिया है, इसका भी एटॉमिक मास दिया है, इसका भी एटॉमिक मास दिया है। आप परसेंटेज निकालने कैसे करेंगे, तो पहले सबका एटॉमिक मास, पहले तो आपको पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला बताना चाहिए, उसका केमिकल फार्मूला लिखते कैसे हैं। अगर वो आपको पता है तो आप कर सकते हैं, आपको आगे दिखा दे रहे हैं इसका कैसे कर रहे हैं। देखो बच्चों
तो पोटेशियम पर मैग्नेट क्या फार्मूला होता है, Km/4। अगर ये आपको पता चल गया तो आप सब कर सकते हैं। देखो उसमें दिया था K का कितना 39, Mn का कितना दिया था 54 दिया था, O का 16। अगर O 16 है तो O में कितने हैं 4 O है, तो 16 में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल जो ऐड करेंगे, ऐड होने पे क्या आएगा 157 आएगा। तो 157 टोटल उस केमिकल फार्मूला जो आपका पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 है उसका टोटल आ गया, आपका अणुभार आ गया। अब टोटल अणुभार आ गया तो उसमें से अगर अब देखो जैसे उसमें 100 आप पा गए थे, अब 100 में अब कितना पाए, 100 में पूर्णांक था आपका, पाए कितना 30 पाए थे। तो वैसे ही आप इसमें देखो टोटल कितना समझ लो, इस पूर्णांक आपका कितना हो गया 157 हो गया। अब आप देखो किसका पूछ रहा है, पोटेशियम का। पोटेशियम मतलब समझ लो आप कितना आप कितना प्राप्तांक पाए हुए हैं, आप तो पाए 39 पाए हुए हैं। तो 39 करेंगे पहले, 39 अपान कितना 157, ये तो हमारा हुआ पूरा, ये जो हम प्राप्तांक हुआ हमारा ये पूर्णांक होया। अब परसेंटेज निकालने की करते हैं, उसमें से 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो 24.84% ये आंसर आपका आएगा। तो इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा 24 अप्रॉक्सीमेटली आपका लगभग जो आंसर इसमें आएगा, आंसर आपका 24% सही होगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या इलेक्ट्रॉन वहन करते हैं, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, वो कितना नेगेटिव 1 न्यूटन नेगेटिव चार्ज होता है, ये तो आप इजी क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है 13 क्वेश्चन, ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कौन होता है। देखो पिंडों को आवेशित मतलब कोई भी एटम है उसको आवेशित आप कैसे करेंगे। जैसे मान लो कोई एटम हमारा ए है, अगर उसे पॉजिटिव चार्ज लाना है तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। एक इलेक्ट्रॉन को जैसे निकालेंगे तो उस पर ए पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो यहाँ पे ए पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो अगर या तो आप निगेटिव चार्ज चाहना, अगर आप ए पर निगेटिव आवेशित करना चाहते हैं तो ए पर क्या करेंगे, एक चार्ज को ऐड कर देंगे, एक नेगेटिव चार्ज ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए निगेटिव हो जाएगा। तो देखो एटम मान लो ए हमारे साथ, ए को आवेशित करने के लिए हम क्या बोले, आवेशित करने के लिए दो तरीके, या तो इलेक्ट्रॉन को निकालो उससे या तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करो, दोनों ही तरीके से आपका एटम आवेशित हो रहा है। तो इसका मतलब इसका जिम्मेदार क्या है, इलेक्ट्रॉनों का अंतरण। तो ऑप्शन आपका ए बच्चों सही हो जाएगा। अब देखिए बच्चों ये क्वेश्चन क्या पूछा है, एल्केन का सूत्र क्या होता है। ये तो आप बचपन से ही पढ़ रहे हैं, एल्केन 9th में भी आपका होगा। एल्केन क्या होता है, CnH2n+2, ये आपका एल्केन हो गया। तो ऑप्शन आपका CnH2n+2 किस में है, ये हुआ। बच्चों आपको बता दें एल्कीन जो होता है CnH2n होता है, ये आपका ए जो आपके ए एल्कीन का होता है, जिसको हमेशा याद रखना एल्कीन को होता है। और ये CnH2 जो आपका ये होता है CnH2n+2 तो एल्कीन को होता है। इस एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, हम बोलते हैं मेथेन बोलते हैं ना कि मेथेन है, मेथेन गैस है। तो मेथेन हम एथ जो हम पढ़े थे केमिस्ट्री की शुरुआत में ही, तो मेथ में कार्बन संख्या 1 होती है। n मतलब n इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो n इक्वल टू 1 रखेंगे तो C1 रखेंगे, H क्या हो जाएगा 2, n वैल्यू 1 रखेंगे 2 + 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा CH4। इसलिए बच्चों एल्केन हम बोलते हैं, इसको मेथेन बोलते हैं, मेथेन एल्केन। तो लास्ट में क्या हुआ, CnH2n+2 को हम क्या बोलेंगे, एल्केन के रिप्रेजेंट करते हैं। एल्कीन को CnH2n से एल्कीन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ये केमिकल फार्मूला निकालने का तरीका होता है। फिर ये अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है। कोई भी तत्व आप कोई भी एलिमेंट है उसके गुणों को कौन सा प्रदर्शित करता है, परमाणु भार करेगा कि आपका परमाणु क्रमांक करेगा। आपको पहले से बता देते उसके गुणों के अनुसार जब आवर्त सारणी बनी हुई थी, तो जो लास्ट आपका मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है
आधुनिक आवर्त सारणी यह किस रूप में रिप्रेजेंट किया गया हुआ है कि परमाणु क्रमांक के रूप में रिप्रेजेंट किया गया हुआ है। तो किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित कौन करता है? परमाणु क्रमांक करता है। परमाणु क्रमांक के अनुसार से ही आप निकालते हैं तो किस पीरियड का है, किस वर्ग का है, इसे आप निकाल सकते हैं। वो कौन से जिस पीरियड होगा तो उस पीरियड के जिस वर्ग का होगा तो उस वर्ग के कौन से गुण एक एलिमेंट है तो उससे उसका भी गुण उससे क्या करेगा? मैच करेगा, कुछ न कुछ मैच जरूर करेगा। तो आपका आंसर इसमें ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं बच्चों, ये तो आपको पहले बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या? किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है। तो देखो आपको मैं पहले बता, जेड हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। इक्वल टू कितना दिया है आपका? 10 हो गया। और 12 न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन है तो ए इक्वल टू निकालना है आपको। तो ए इक्वल टू आपको बताए थे, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड प्लस एन हो जाएगा। तो जेड आपका कितना है यहाँ पे? जेड आपका 10 हो गया और एन कितना हो गया? 12 हो गया। तो इक्वल टू कितना हो गया? 22। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब बच्चों देखो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, किसी तत्व के परमाणुविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है? ये तो मैंने पहले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हूँ कि एएमयू लिखो या इसको यू लिखो, यूनिफाइड मास लिखो या एटॉमिक मास यूनिट लिखो। इसको एएमयू को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट लिखते हैं। किसी तत्व के परमाणुविक भार को जो हम व्यक्त करते हैं एएमयू में रिप्रेजेंट करते हैं। एएमयू आपका जो होता है कार्बन 12 के जो होता है 1/12वें भाग का मास होता है, उसी को हम रेफरेंस मानकर सभी एटम का क्या परमाणु भार निकालते हैं। इसलिए जो हम किसी तत्व का परमाणु भार में एएमयू से रिप्रेजेंट करते हैं या यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन देखिए 18 क्वेश्चन क्या है? किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? अगर दूसरा कक्षा अगर जैसे कोई भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? जो हम पढ़ते हैं के एल एम एन से पढ़ते थे, के एल एम एन से, तो उसमें क्या होता था बच्चों कि पहले 2 फिर 8 ऐसे भरा जाता था इलेक्ट्रॉन की संख्या। बच्चों आपको मैं बता दूं डायरेक्ट फार्मूला आप इस्तेमाल करना, इसमें डायरेक्ट फार्मूला यूज करना कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू होती है 2n², जहाँ n पर आपका n आपका सेल होता है, n आपकी जो कक्षा होती है, कौन सी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आपका है। अगर दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 का पावर 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? टोटल 8 हो जाएगा। तो आपका आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? बच्चों देखो इसमें ये 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण, तो हम एक ऑप्शन चेक करते हैं। अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो क्या है इसमें? 17 क्लोरीन। देखो ये पहला ऑप्शन पकड़ते हैं तो क्या है? और देखो इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा ये पूछा हुआ है ना। पर न्यूट्रॉन संख्या निकालने, मतलब न्यूट्रॉन संख्या हम कैसे निकालते थे बच्चों? न्यूट्रॉन संख्या ए जो हमारा मास था 37 माइनस और जो हमारा जेड क्या था 17, यहाँ पे 70 कर दिए तो हमारा इक्वल टू 20 आ गया। तो उसमें पूछा क्या हुआ? देखो बच्चों पूछा है कि निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 20 न्यूट्रॉन तो हमारा आ गया, लेकिन हम इसको सही बच्चों अभी नहीं मानेंगे क्योंकि अभी तो हमारा न्यूट्रॉन आया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो भी चेक करना है ना। इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है? जेड जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या या परमाणु और प्रोटॉनों की संख्या हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जेड यहाँ पे क्या था? जो n इक्वल टू हम ए माइनस जेड को रिप्रेजेंट किए, तो जेड हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है? जेड हमारा 17 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? 18 होना चाहिए। मतलब ये हमारा ऑप्शन गलत है बच्चों। बेहद इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। एक ही आंसर आने पर टिक मत कर देना, पहले पूरा आंसर देखना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना, उसमें क्या पूछा हुआ है, तब आगे अगला आंसर भी चेक करके तब आप कन्फर्म करके आंसर टिक करना। तो अब देखिए दूसरा ऑप्शन चलते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन में पूछा है, इसमें देखो न्यूट्रॉन मान लो, मान n इक्वल टू क्या मानेंगे? अब यहाँ पे 38 दिया है और 18 दिया है। 38 माइनस 18, जो यहाँ पे 38 है तो यहाँ पे 38 माइनस 18 है, तो यहाँ भी 20 आ रहा है। देखो फर्स्ट में 20 आ रहा है, सेकंड 20, दोनों में 20 न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर आ रही है। लेकिन हमें ध्यान क्या देनी है कि 20 न्यूट्रॉनों के साथ साथ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 18 होने चाहिए। 18 किस में हो रहे हैं? जेड हमारे क्या था? इलेक्ट्रॉनों की संख्या रिप्रेजेंट करता है, तो जेड हमारा यहाँ पे 18 हो भी रहा है। तो मतलब इसका हमारा ऑप्शन इसमें बी सही होगा बच्चों, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बच्चों। 20 क्या है?
संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पादक पक्ष में किसकी संख्या समान होती है। जैसे हम मान लो कोई भी ले रहे हैं कि एग्जाम्पल में कोई एग्जाम्पल हम ले रहे हैं आपके पास, जैसे अमोनिया का फार्मेशन जो होता है जो हैबर प्रोसेस होती है अमोनिया का फार्मेशन, बेहद ही फेमस रिएक्शन है, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ। N2 प्लस H2 गिव्स यहाँ पे लिख दूँ गिव्स क्या बन रहा है ये N2 प्लस H2 गिरने के बाद क्या बनेगा NH3 मान लो बना, NH3 गैस, ये अमोनिया गैस, ये भी N2 गैस, H2 सब कहाँ है गैस है ये ना। अब देखो बच्चों संतुलित रिएक्शन कैसे करते हैं हम इसमें अणु को तो बराबर करते नहीं, या कि एक अणु हाइड्रोजन है तो यहाँ पे एक अणु हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं कि एक 2 है यहाँ पे 3 है, उसको तो हम संतुलित करते नहीं। हम संतुलित कैसे करते हैं कि उस रिएक्शन में कितने परमाणु हैं। जैसे यहाँ पे देखो N2 है, N2 करेंगे तो एक अणु हुआ, मतलब नाइट्रोजन के एक अणु, यहाँ पे तो एक अणु रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर पूछे कि परमाणु रूप में क्या बताएंगे, 2 नाइट्रोजन, मतलब 2 परमाणु है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन परमाणु है। अब देखो यहाँ पर 1 हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये बराबर होगा N2 से, ये बराबर हो गया। अब देखो N तो बराबर हो गया आपका। अब हाइड्रोजन देखो 2 से मल्टीप्लाई N हो रहा है तो ये हाइड्रोजन में भी होगा, 2 का 3 मल्टीप्लाई कितना होगा 6 होगा। हाइड्रोजन कितना है 6 हो रहे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन एक अणु के रूप में है, लेकिन परमाणु के रूप में तो 2 हाइड्रोजन केवल है। तो 6 लाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 6 हम क्या किए, अणु को इक्वल किए परमाणु को इक्वल किए ना, तो परमाणु को इक्वल मतलब इसका कि हम केमिकल रिएक्शन हमेशा परमाणु को ही इक्वल करते हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन आपका सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, तत्वों और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है। ये तो एकदम बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है। यौगिक को हमेशा हम रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाते हैं, जैसे अब वाटर हुआ, कुछ भी आपको शुगर हुआ, हमेशा हम रासायनिक सूत्र द्वारा ही दर्शाते हैं। अगले आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, आपको पहली बात इस क्वेश्चन आपको अगर जानना है तो आपको 30 एटॉमिक नंबर जो आपका 30 तक कम से कम आपको याद होना चाहिए कि हमारा किस नंबर पर कौन से एलिमेंट आते हैं। अगर ये याद है आपको तुरंत कर सकते हैं। देखो कैसे है बच्चों, देखो इसमें पूछा है कि निम्न इलेक्ट्रॉन विन्यास किसको सूचित करता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास हमेशा 1s से शुरू है तो हम सारे इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने हैं, p में 6 हैं, इसमें कितने हैं 1 है। तो टोटल ऐड करने पर क्या बच्चों आ रहे हैं, इसमें कितने हैं 1 है। टोटल ऐड करने पर कितने आ रहे हैं, 6 4 10 11 आ रहे हैं। तो आपको अगर याद रहेगा तो 11 कौन से टर्म आता है परमाणु 11 पर, सोडियम आता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो देखो 23 ऑप्शन देखो बच्चों आ गया। 23 तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। अभी मैंने आपको बताया था शुरू में ही तत्व का वर्गीकरण सबसे पहले कौन किए थे, ये का वर्गीकरण सबसे पहले ये तो किए नहीं थे, न्यूलैंड तो बाद में आए थे। तो सबसे पहले आपके डाबे राइनर आपके जो थे, ये डाबे राइनर ये आपके डी, इसको मैं पहले बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 के आसपास में है, इसको देख लेना फिर से। 23 में डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। 24 देखिए बच्चों, 24 आवाज़ को सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बनता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की मैक्सिमम होती है बच्चों। अगर कोई रीजन पूछे क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर एफिनिटी का मतलब समझो। एफिनिटी मतलब जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता किसमें ज़्यादा होती है। तो वैसे तो फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फैक्टर काम नहीं करता, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ जो होता है, इसका साइज़ बहुत ही छोटा होता है। इसका साइज़ बहुत छोटे होने के कारण इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाता, इलेक्ट्रॉन को जो खींचता है अपने आप रख नहीं पाता, क्योंकि जब साइज़ छोटा है फ्लोरीन पर, साइज़ छोटा है तो इलेक्ट्रॉन इसके जब आसपास आ जाएंगे इसके, तो इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन करने लगेंगे, रिपल्सन करेंगे तो दूर चले जाएंगे। इसलिए ये जो उतना इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाता जितना इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। इसलिए इसके बाद क्या आता है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है, उसमें उस ग्रुप में क्लोरीन आती है, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है सबसे पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मेनियम क्रिस्टल का बंद है। जर्मेनियम क्रिस्टल देखो, जर्मेनियम क्रिस्टल आपको
जनरली कहाँ देखने में सेमी कंडक्टर में देखने को मिलते हैं। सेमी कंडक्टर मतलब आपको जहाँ पे पी टाइप कंडक्टर, एन टाइप सेमी कंडक्टर देखते हैं, जैसे जो मेमोरी हमारी यूज होता है वो सब जो कंडक्टर सेमी कंडक्टर यूज़ करते हैं, उसमें आप जर्मेनियम क्रिस्टल को देखेंगे। जर्मेनियम क्रिस्टल देखो बता दें यहाँ पे आपके लिए, जर्मेनियम कार्बन फैमिली का होता है। जर्मेनियम कार्बन फैमिली का होता है। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब कि उसी वर्ग में है, उसी फैमिली में है, तो जर्मेनियम के भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के भी होंगे तो इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो ऐसे भी जो क्रिस्टल बनेंगे जर्मेनियम के, चाहे एन टाइप चाहे पी टाइप, जो भी पी टाइप डोपिंग करके जो भी सेमी कंडक्टर बनेंगे, आपको आपके इलेक्ट्रॉन के क्या बनेंगे? शेयर्स बनती हैं। इस इलेक्ट्रॉन की एक से शेयर्स बनती हैं। तो इसलिए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सहसंयोजी हो जाएगा। 25 क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जर्मेनियम क्रिस्टल का आबंध क्या होता है? सहसंयोजिक आबंध इसमें होता है बच्चों। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण बनते हैं। तो आपका नॉर्मल से क्वेश्चन है। परमाणु सबसे छोटा होता है, जिसको हम एलिमेंट के रूप में, जो हमारे पीरियड टेबल को हम ग्रुप में बांटे हुए हैं, तो एलिमेंट के मतलब परमाणु के रूप में ही बांटे हुए हैं। उसी से हम सबके गुण मतलब कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, जिसके भी सोडियम मैग्नीशियम सभी के गुण को दिखाते हैं। आपका ये ऑप्शन इसमें ए सही होगा। तो ईजी क्वेश्चन था परमाणु। और क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गुण धर्म ठोस द्रव गैस के लिए भिन्न है? देखो बच्चों, गुण धर्म जो कैसे देखेंगे, तो आप पहला ऑप्शन अणुओं की गति है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अणुओं की गति जो होती है, तो ठोस होता है तो उसमें अणु पास होते हैं। जब अणु पास होते हैं तो यहाँ पे जो उसकी गति होती है नगण्य के बराबर होती है। और जो द्रव होता है उसमें गति होती है ठोस के कंपैरिजन में ज़्यादा गति होती है, गैस में तो बहुत अधिक होती है। तो इसमें भिन्न केवल कौन सा गुणधर्म भिन्न है? तो आपके यही एक ऐसा गुणधर्म है, अणुओं की गति जो है सब में भिन्न होती है। ठोस में सबसे कम होती है, द्रव में थोड़ा उससे अधिक होती है, गैस में सबसे अधिक होती है। क्योंकि गैस के अणु मालिक्यूल जो होते हैं, गैस के अणु दूर दूर होते हैं और बहुत दूर वाइपर जो होते हैं, आप देखो वाइपर बहुत दूर दूर होते हैं। और द्रव में थोड़ा नज़दीक होते हैं, और ठोस में तो बेहद ही नज़दीक होते हैं, उसमें नगण्य के बराबर उसकी गति होती है। अगले क्वेश्चन 28 पे चलते हैं। 28 क्वेश्चन क्या पूछा है? विखंडन प्रक्रिया उत्तरदायी होता है। विखंडन प्रक्रिया क्या होती है? देखो, विखंडन और संलयन दो होते हैं। बता दूं आपको, जो विखंडन संलयन में आपको यहाँ बता दे रहा हूँ एक एग्जांपल थ्रू। यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे यूरेनियम आपको पता है कि नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम का यूज़ करते हैं। तो यूरेनियम 235 जब हम न्यूट्रॉनों को बम्बारमेंट कराते हैं न्यूट्रॉन से, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन 0n1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका देखो मास 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इसमें ऐड हो जाता है। इसके मास में ऐड होगा तो यूरेनियम 236 बनेगा। तो ये जब होगा अनस्टेबल न्यूक्लियर बनेगा, तो हमेशा अनस्टेबलाइज ब्रेक होकर स्टेबल होना चाहेगा। स्टेबल होकर ये दो और एलिमेंट में ब्रेक हो जाते हैं। ये आपका क्या है? विखंडन मतलब टूटना होता है। ये आपके टूट रहे हैं। तो ये किस आधार पर काम करते हैं बच्चों? जो हमारा एटम बम होता है, नाभिकीय विखंडन। एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? देखो, विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी कि क्या आंसर क्या होगा? एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए विखंडन प्रक्रिया हम यूज करते हैं। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्यों बच्चों की? अब देखो, नाभिकीय संलयन देखो ऑप्शन नीचे दिया है, क्वेश्चन और देख लो नीचे, यहाँ पे दिया, समझ जाएंगे आप। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। सूर्य से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है हमारे नाभिकीय संलयन होती है। देखो, सूर्य में जो होता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर जो होते हैं हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं, He बनाते हैं। तो ऐसे ही हाइड्रोजन कई सारे हाइड्रोजन मिलकर हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं। कई सारे हाइड्रोजन मिलकर हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं, एक दूसरे को फ्यूज करते हैं। जो फ्यूज करके जो होती है ऊर्जा जो उसमें होती है, सूर्य की ऊर्जा उसी से होती है। जो नाभिकीय संलयन से ही सूर्य की ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इसमें मतलब न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं उसमें। और सूर्य की हाइड्रोजन, अब देखो एटम बम अगर पूछ ले यहाँ पे एटम बम ऊर्जा मुक्त करने के लिए, तो आप क्या लगाएंगे? नाभिकीय संलयन होता है। विखंडन में एटम बम और संलयन में मतलब विखंडन में एटम बम होता है और संलयन से हाइड्रोजन बम या सूर्य की ऊर्जा जो मुक्त होती है। ये सब आपका इसी के एग्जाम्पल हैं, संलयन के और विखंडन के। आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, 30 क्या पूछ रहा है? इनमें से सबसे छोटा कौन है? अब देखो, इसमें सबसे छोटा अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इसमें दिया है। मतलब आप कंपेयर अणु में करना है, परमाणु में करना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन करना है। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? सबसे कम होता है कि इसमें 9.1 × 10 पावर 31 kg होता है, -31 kg होता है। ये
-31 kg होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये आपको पहली वीडियो में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबके बारे में बता चुका हूँ। जो बच्चे नहीं देखे हैं उसको ज़रूर देख लेना। तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, इसलिए सबसे छोटा होता है, या इसकी त्रिज्या भी कम होती है और मास भी कम होती है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा कण है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं ऑप्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन परमाणु अणु और प्रोटॉन न्यूट्रॉन देखेंगे तो इस ऑप्शन में आपको देखेंगे। अब देखो परमाणु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है आपका लगभग इक्वल जैसा होता है। उस बहुत माल्यूट डिफरेंस होता है, माल्यूट डिफरेंस होता है। और डिफरेंस मैं बता रहा हूँ कितना उसमें आपको मिलेगा डिफरेंस। देखो बच्चों, इसमें आप पाएंगे प्रोटॉन में एमयू बता रहा हूँ, मास को एमयू में लिख रहा हूँ, एएमयू में जब इसको हम लिखेंगे एमयू में 31 ना, देखो प्रोटॉन का जो है, जब प्रोटॉन का यहाँ पी लिख दे रहे हैं, प्रोटॉन पी का जब लिखेंगे ये आता है, तो इसको हम एडिट कर दें। पी प्रोटॉन जब पी का हम लिखेंगे इसको हम 0.075 गलती हो गई, 0.075 यूनिफाइड मास या एमयू लिखते हैं। और जो हम न्यूट्रॉन की लिखते हैं बच्चों 1.0087 यू लिखते हैं। तो देखो इन दोनों की तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो रेडियस भी बराबर होती है। रेडियस कितनी होती है 10⁻⁻13 सेमी होती है। इसे तो हम कंपेयर कर सकते नहीं। जो मास होता है उसका एमयू में थोड़ा सा माइल्यूट डिफरेंस होता है। माइल्यूट डिफरेंस इतना होता है। प्रोटॉन का जो होता है आपका 1.0075 मतलब आपका यूनिफाइड मास होता है, और इसका न्यूट्रॉन का जो होता है 1.0087 होता है। तो अब पूछा है सबसे छोटा कण कौन सा। छोटा कौन सा हुआ बच्चों? छोटा कौन सा आपका प्रोटॉन हुआ। ऑप्शन सी हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 32। साधारण नमक में रसायन सूत्र, तो सबको पता है सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33। जब कोई वस्तु धनावेशित होता है तो वह, अभी आपको पहले ही बता चुके हैं, जब कोई धनावेशित कैसे करते हैं, कोई भी एटम से अगर हम इलेक्ट्रॉन को परित्याग इलेक्ट्रॉन निकाल दें, मतलब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल दे रहे हैं माइनस इलेक्ट्रॉन कर दें, इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या बन जाएगा ए पॉजिटिव बन जाएगा। तो धनावेशित कब होगा? इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनावेशित होता है, और हमेशा इलेक्ट्रॉन को लेकर जो होता है ऋणावेशित होता है। याद रखना बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन को जब लेगा तो ऋणावेशित होगा, और जब इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो धनावेशित होगा। तो जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 34। अच्छा क्वेश्चन है ये। पूछ रहा है मान लीजिए कि रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श की माध्य आयु टी है, मतलब इसका हाफ पीरियड टी दिया हुआ है। तो प्रतिदर्श के प्रारंभ में उपस्थित 75% सक्रिय नाभिकों का कितने समय में क्षय होगा। मतलब पूछा है मान लो 75%, मतलब 100% अगर वो है, अगर आपका 100% वो है, 100% में से क्या आ रहा है 75% उसका क्षय हो जा रहा है। 75% मतलब चला जा रहा है, तो बचा कितना 25 बचा उसमें। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये आपका रेडियो एक्टिव जो होता है ये आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का आता है। जो केमिस्ट्री में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ते हैं, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ते हैं, काइनेटिक्स पे ये सब उसमें आते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एक आपको फार्मूला याद करना होगा बच्चों। तो फार्मूला देख लो बच्चों क्या होता है वो। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो फार्मूला होता है यही है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो उसमें मतलब K = 1/T ln A/m-x। ए क्या आपका इनिशियली है, और A-x जो आपका बचा है फाइनल, कितना बचा हुआ अमाउंट है। अब देखो बच्चों, और जो K = होता है हाफ लाइफ पीरियड के लिए, K = हाफ लाइफ पीरियड के लिए क्या होता है 0.6931/T हाफ होता है। टी आप क्या है आपका हाफ लाइफ पीरियड है यहाँ पे। और टी हाफ = क्या दिया है वहाँ पे टी दिया गया है पहले से ही, टी उसमें दे दिया गया है। अब देखो ए कितना हुआ आपका, ए तो 100 हो गया, इनिशियली हम 100 लिए थे, और A-x जब 75% आपका डीके हो गया, 75% हमारा डीके हो गया, तो बचा कितना 25। तो 25 / ln4 आ जाएगा। तो ln4 को हम क्या लिख सकते हैं? ln4 को बच्चों देखो यहाँ से ln4 को हम लिख सकते हैं 2 ln2 लिख सकते हैं बच्चों। ln2 = होता है आपका 0.6
6931 होता है, ln2 इक्वल टू होता है। तब देखो बच्चों, जब ln2 यहाँ पर आ जाएगा तो L2 बचा रह जाएगा, तो ये आपका ln2 जो है ln2 इक्वल टू इतना रहेगा, तीन कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा टी हाफ इक्वल टू टी दिया है कैपिटल टी, यहाँ पे क्वेश्चन में दे चुका है पहले से ही, टी हाफ जो हमारा है टी है, तो 1/t बचेगा यहाँ पे 1/t, और ये तो कैंसिल हो गया, बचा यहाँ से 2 बचा, तो 2 और टी तो हमें निकालना ही है, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इस टी का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी इक्वल टू 2t, तो आंसर क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा बच्चों। ये ध्यान रखिए, फार्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये होता है इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए होता है, और हाफ लाइफ पीरियड के लिए के इक्वल टू ये होता है फार्मूला, ये तो फार्मूला याद रखना आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा बच्चों। आगे चलते हैं अब, ये तो हाँ अगला क्वेश्चन देखिए क्या था इसमें, हाँ देखो पूछ रहा है कि कोई भी दो तत्व परमाणु संख्या समान हो किंतु उनके गुण भिन्न हो, मतलब आपको पूछ रहा है परमाणु संख्या उसके समान हो, परमाणु संख्या समान हो, बस उसके गुण भिन्न हो, मतलब अब देखो उसके गुण भिन्न हो तो उसको क्या बोलेंगे, आइसो हाइट से तो आइसोथर्म तो बोलेंगे नहीं, आइसोबार्स, देखो आइसोबार्स क्या होते हैं जिसमें परमाणु संख्या जो आइसोबार ना, जिसके परमाणु संख्या समान हो, दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु उनके गुण भिन्न भिन्न है, तो उसको आइसोटोप बोलते हैं। जैसे किसी के आइसोटोप, कितने आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप बोलते हैं, हाइड्रोजन के देखो गुण तो भिन्न भिन्न है, क्योंकि हाइड्रोजन का 1, जैसे बता दें यहाँ पे हाइड्रोजन के क्या लिखते हैं 1H1 हाइड्रोनियम, फिर ड्यूटेरियम होता है, 1H2 टाइटेनियम होता है, 1H3 होता है। देखो ये क्या है, हाइड्रोजन के एक ही आइसोटोप हैं, ये सभी आइसोटोप हैं। इसमें क्या हो रहा है, देखो तत्वों के परमाणु संख्या समान है, परमाणु संख्या देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, पर देखो गुण डिफरेंट है, क्योंकि गुण डिफरेंट कैसे, यहाँ पे न्यूट्रॉन संख्या 0 है, यहाँ पे न्यूट्रॉन संख्या 2 में से 1 गए 1 है, यहाँ पे 3 में आने से 1 गए 2 गए, यहाँ पे न्यूट्रॉन संख्या 2 है, यहाँ पे न्यूट्रॉन संख्या 1 है, तो देखो सब में अलग अलग गुण हैं, लेकिन देखो परमाणु संख्या बराबर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, आइसोटोप बोलते हैं। किसी भी मतलब एलिमेंट, किसी भी परमाणु के एक से अधिक आइसोटोप भी होते हैं, हो भी सकते हैं या ना भी होते भी हैं, नहीं भी होते भी हैं। तो हाइड्रोजन के जैसे 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं कि एटॉमिक जो आपका परमाणु संख्या तो बराबर सब में है, लेकिन इसके गुण सबके अलग अलग होते हैं, ये सबसे हल्का होता है और ये सबसे टाइटेनियम सबसे भारी होता है। वो जो आपको आई होप समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कुछ नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को कहते हैं, तो आपको बता चुके हैं। प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को हम द्रव्यमान संख्या से रिप्रेजेंट करते हैं, H=2 ये होता है। प्रोटॉनों के न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान क्या अनुपात होता है, ये भी बता चुके हैं आपको, फर्स्ट लेक्चर में देख लेना, 1836 होता है दोनों का अनुपात, उसमें डिटेल डिस्कस किए हुए हैं, उसको देख लेना बच्चों। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है 38। कुछ है हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन संख्या, हाइड्रोजन परमाणु को पता है क्या होता है, 1H1 होता है, हाइड्रोजन परमाणु को पता है ना, हाइड्रोजन 1H1, तो 1 - 1 कितना होगा 0, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखो इसमें देखो 39 देख लो, परमाणु संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A की एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम रिप्रेजेंट किससे करते थे, जेड ही हमारा वो होता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु संख्या दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो परमाणु संख्या जेड, हम संख्या ए में परमाणु संख्या रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ए से ही करते हैं बच्चों। ये आपका 39 यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन 40 देखो, 40 क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में से किसकी अणु संख्या तथा अणुभार एक समान है। तो अणु संख्या अणुभार दोनों, तो अब देखो हाइड्रोजन का ऑप्शन पकड़ो, हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन 1H1, इसमें देखो पूछा है अणु संख्या तो 1 है, अणुभार भी क्या है 1 है, तो हाइड्रोजन तो आपको पहले सही हो गया। हीलियम क्यों नहीं होता, हीलियम ऐसे लिखते हैं He2He4 लिखते हैं, इसमें तो 2 4 है, इसमें 2 अलग हैं। और नाइट्रोजन को भी ऐसे लिखते हैं, नाइट्रोजन को भी हम 714 लिखते हैं। ऑक्सीजन को हम लिखते हैं, ऑक्सीजन को 8, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया, ये भी नहीं होता, तो आपका ऑप्शन
ए सही हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का ड्यूटी उपयोग क्यों करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जाता हुआ है, हर जीएस में ये क्वेश्चन लगभग पूछा गया हुआ है। देखो उसमें क्या पूछ रहा है, नाभिक रिएक्टर में आपको पता है कि न्यूट्रॉन को हम बम्बारमेंट कराते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, जो यूरेनियम होता है उस पर कराते हैं। तो आप जैसे पिछले एग्जाम्पल बता चुके हैं, उसका विखंडन होता है, ऐसे विखंडन होता जाता रहता है। लेकिन उस न्यूक्लियर रिएक्टर को अगर हमें रोकना हो तो हम वहाँ पर DTU का उपयोग क्यों करते हैं। ये हमारा DTU जो होता है, ये जो DTU होता है, ये जो न्यूट्रॉन हमारे होते हैं, न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है। दे आर कैप्चर्ड, मतलब वो न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेगा। जब न्यूट्रॉन को ये कैप्चर कर लेगा D2O, तो आगे जो यूरेनियम मतलब विखंडन तो हो गया रहेगा, पहली बार में विखंडन होगा। फिर जब अगली तरफ विखंडन की तरफ बढ़ेगा तो न्यूट्रॉन में कमी रहेगी। जब न्यूट्रॉन में कमी रहेगी तो उससे जो होंगे जो न्यूक्लियाई उससे टकराएंगे नहीं। जब न्यूक्लियर टकराएंगे नहीं तो आगे नाभिकीय रिएक्टर में जो न्यूक्लियर प्रोसेस होता है उसमें कमी आ जाएगी। तो उसी के लिए हम क्या इसका उपयोग करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का उपयोग हम न्यूट्रॉनों के कैप्चर के लिए करते हैं, जिससे कि न्यूट्रॉन हमारे कम हो जाए। न्यूट्रॉन कम हो जाएंगे तो कम होने पर जो यूरेनियम के न्यूक्लियस होते हैं उससे कम अट्रैक्ट करेंगे तो विखंडन का प्रोसेस भी स्लो होगा। इसमें क्या हो जाएगा, हमारा न्यूट्रॉनों के मंदक के रूप में उपयोग करते हैं, इसको रोकने के लिए उपयोग करते हैं। क्वेश्चन देखो अगला बच्चों, क्वेश्चन क्या है, 42। ये तो आपके जनरल नॉलेज के लिए जानना जरूरी है कि इसमें पूछा है कि भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। बच्चों भारत का प्रथम परमाणु अप्सरा के नाम से जाना जाता है। अप्सरा जो होता है ये बार्क BARC, ये जो होता है बार्क मीन्स मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, इसी के निरीक्षण में हुआ था। और ये जो अप्सरा है परमाणु रिएक्टर, ये मतलब बिजली उत्पादन का काम करता है, बिजली उत्पादन वहाँ से होती है। अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, ये महाराष्ट्र में मुंबई में है, ये मुंबई में उपस्थित है। तो याद रखना, ये भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से था, अप्सरा के नाम से था। और इसके देखभाल इसके किस निरीक्षण में हुआ था, बार्क के निरीक्षण में हुआ था। और कहाँ पे स्थित है, मुंबई में स्थित है। ये आपको जानना बेहद जरूरी है। पूछा है कि निम्न कौन सा सूक्ष्म तत्व है, इसमें हाइड्रोजन तो सबसे सूक्ष्म है, तो आप देख कर ही बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, क्वेश्चन देखो, ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न हो, लेकिन देखो इसको देखने से पहले आपको थोड़ा सा इसका डिटेल बता दूं, व्याख्या क्या है ये। देखो बच्चों, देखो ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब परमाणु क्रमांक भिन्न हो, लेकिन द्रव्यमान की संख्या क्या हो, समान हो। द्रव्यमान संख्या मतलब उसके जो ऊपर, यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ द्रव्यमान संख्या कितना है 40, यहाँ पे भी 40, यहाँ पे 40। अगर आपके द्रव्यमान संख्या बराबर हैं और परमाणु संख्या यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर 18, 19, 20, ये देखो डिफरेंट है, अगर ऐसा एलिमेंट आपको मिल रहा है तो उसमें पूछेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम समभारिक हिंदी में बोलते हैं, मतलब समभारिक या आइसोबार बोलते हैं, समभारिक या आइसोबार बोलते हैं। और बच्चों अगर यही हमारा किसी तत्व के परमाणु, दूसरा व्याख्या देखो, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार भिन्न हो, और इसमें उसका जस्ट अपोजिट है कि परमाणु संख्या, देखो परमाणु संख्या क्या है, 6 यहाँ पे है और यहाँ 6 यहाँ पे भी है और 6 यहाँ पे भी है, लेकिन इसमें देखो द्रव्यमान संख्या डिफरेंट है। द्रव्यमान संख्या यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान संख्या बच्चों देखो, द्रव्यमान संख्या यहाँ पे क्या है 14 है और यहाँ पे द्रव्यमान संख्या 12 है, जो दोनों को डिफरेंट है कि नहीं। अगर द्रव्यमान संख्या आपका अलग है तो उसको हम क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। और अगर हमारा वो आपका द्रव्यमान नंबर मतलब द्रव्यमान नंबर नहीं, मतलब आप परमाणु क्रमांक अगर डिफरेंट हो तो उसको हम बोलेंगे समभारिक बोलेंगे। अगर हमारा मास जो होगा डिफरेंट होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, उसको समस्थानिक बोलेंगे। बच्चों यहाँ से जान लिए आप, इसको अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन अब इजीली कर सकते हैं आप। पूछा ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न हो लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो। देखो द्रव्यमान संख्या आपको बताया था क्या होता था, द्रव्यमान संख्या बोलो, जब आपका द्रव्यमान संख्या बराबर होता क्या बोलते थे इसमें, द्रव्यमान संख्या में आप क्या बोलते थे, समभारिक बोलते थे ना। देखो बच्चों एक बार फिर से बोलो, देखो समभारिक, यहाँ पे देखो द्रव्यमान संख्या जब आपका समान हो तो उसको हम समभारिक बोलते थे, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये समभारिक हो जाएगा। वैसे भी देखो
जब द्रव्यमान पूछे, द्रव्यमान वेट होता है, मतलब कि द्रव्यमान किसी ने अपने वेट, हाँ किसका कितना द्रव्यमान है, कितना वेट है, उसका मतलब नाम से दिख रहा है कि समभारिक, जिसका भार समान हो। जिसमें पूछ रहे जिसकी द्रव्यमान संख्या बराबर हो, द्रव्यमान संख्या मतलब उसका भार होता है, जब वो समान है तो इसका मतलब कि उसको क्या बोलेंगे, समभारिक बोलेंगे। अगली क्वेश्चन देखो क्या बोल, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, जो पहला वाला था परमाणु संख्या, जो परमाणु संख्या समान हो परंतु ये क्या हो, भिन्न भिन्न हो, आपके परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उसको अब क्या बोलोगे, समभारी। तो बोलोगे नहीं समभारी, तो आपके खत्म हो गए। समभारी क्या बोलते हैं, जब भार समान हो। अब जब आपके क्या समान है, आइसो बार बोलोगे, ऐसे बार में ही सॉरी आप देखो यहाँ आप क्या बोल देंगे, जिसके परमाणु संख्या समान हो उसको क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं बच्चों। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, समस्थानिक। जिसका परमाणु संख्या समान हो उसको समस्थानिक बोलेंगे, और जिसका परमाणु द्रव्यमान समान उसको समभारिक बोलेंगे बच्चों। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, अच्छा क्वेश्चन, इसको देख लो। ये तो आप समभारिक और इसको जान गए, लेकिन एक होता है, आपको बता दूं, मतलब आइसोटोन्स क्या होते हैं, ये आपको ये जानना ज़रूरी है कि मतलब आइसोटोन्स क्या होते हैं। जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो, मतलब जिसमें अगर न्यूट्रॉनों की संख्या का बराबर हो रही है तो उसको क्या बोल देंगे, आइसोटोन्स बोलते हैं। आइसोटोप तो आपको बता चुके हैं, जैसे हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होते हैं, आइसोबार्स बता चुके हैं, और अब बचा क्या, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में जितना न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। न्यूट्रॉन की संख्या चेक कैसे करेंगे, पहले हम देखो 30 सिलिकॉन में देखो 30 माइनस 14 चेक लिख दो। दूसरे में न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, 31 माइनस 15 लिख दो। और तीसरे में कैसे निकालेंगे, 32 माइनस 16 कर देंगे। तो यहाँ पे आंसर आएगा 16, यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे भी आएगा 16। देखो सब में न्यूट्रॉन की संख्या क्या आ रही है, सेम। आपका न्यूट्रॉनों की संख्या सेम आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स बोलेंगे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।